ये आदमी एक प्रोफेशनल किलर है, इसलिए एक बार इसको फ्रांस के प्रधानमंत्री को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए यह आदमी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। सबसे पहले ये एक दरख्त पर रस्सी के सहारे अपनी स्नाइपर राइफल को बांधकर 250 मीटर दूर दरख्त से लटके हुए एक तरबूज पर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना 2.5 सेंटीमीटर दूर जाकर लगता है। इसलिए किलर पेचकस की हेल्प से अपनी राइफल को थोड़ा सही करके दोबारा तरबूज पर बनाए चेहरे के बीचों बीच जैसे ही निशाना लगाता है तो उसका निशाना एकदम सेंटर में जाकर लगता है। इसके बाद वो अपनी एक स्पेशल बुलेट निकालकर राइफल में ध्यान से लोड करके जैसे ही तरबूज पर शूट करता है तो एक ही बार में तरबूज के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब किलर अपने इस खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए फ्रांस में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही किलर प्रेसिडेंट को मारने के लिए एक होटल की छत को चुनता है, क्योंकि उसे वो जगह सबसे सेफ लगी। इसके बाद वो बाजार से बहुत सारी चीजें खरीदता है और अपने हुलिये को पूरी तरह से बदल लेता है और उस दिन का इंतजार करता है जब वो प्रेसिडेंट को मारेगा। चलिए जानते हैं कि ये किलर क्या सच में फ्रांस के प्रेसिडेंट को मार पाएगा या नहीं। तो कहानी की शुरुआत साल 1962 में फ्रांस से होती है। देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। पूरे देश में लोगों के बीच एक बेचैनी का माहौल था। इसी दौरान फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स ने अल्जीरिया नाम के देश को भी आजाद करा दिया था, जिस वजह से उनके देशवासी उनके खिलाफ भड़क गए थे। मगर इस बात से पैरामिलिट्री ट्रूप्स को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचती है, क्योंकि उनके अनुसार जब अल्जीरिया से युद्ध हुआ था तब उनके कई सारे साथी और दोस्त मारे गए थे, लेकिन आज प्रेसिडेंट ने उन्हें आजाद कर दिया। इसलिए पैरामिलिट्री ट्रूप के कुछ लोग साथ मिलकर OAS नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, जिसका मकसद प्रेसिडेंट को मारकर फ्रांस को अपने कब्जे में लेना था और उस पर शासन करना था। इसी बीच हम जीन मुरई नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस बात से सबसे ज्यादा नाराज था। इसलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को मारने की प्लानिंग करने लगता है। प्लानिंग के दौरान जीन प्रेसिडेंट हाउस पर नजर रखते हुए पता लगा लेता है कि कब प्रेसिडेंट अपने हाउस को छोड़कर बाहर निकलेंगे। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब प्रेसिडेंट अपने कॉन्वॉय के साथ फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट निकलते हैं। रास्ते में जीन अपने लोगों को इशारा करते हुए ऑटोमेटिक गन्स की मदद से प्रेसिडेंट पर अंधाधुंध फायरिंग चालू करवा देता है। टोटल 140 से ज्यादा शॉट्स मारे जाते हैं, मगर किस्मत से किसी को भी कोई गोली नहीं लगती और कार में बैठे प्रेसिडेंट और उनके किसी भी साथी को कुछ नहीं होता। मगर इस बात से फ्रांस का प्रशासन काफी चिढ़ चुका था। अब हर पॉलिटिकल व्यक्ति गुनहगारों को पकड़वाना चाहता था। पुलिस और इंटेलिजेंस को एक साथ 6 महीने का समय लगता है, लेकिन आखिरकार जीन मुरई और उसके साथियों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह कोर्ट से जीन के द्वारा पेश की गई माफी की याचिका भी खारिज कर दी जाती है, इसलिए पुलिस उसे शूट करके मार डालती है। यहाँ से सीन बदलकर हमें OAS का कर्नल मार्क, मैनेजर कैसन और ट्रेजरर मॉन्टक्लेर को दिखाया जाता है। तीनों ऑस्ट्रिया के रिमोट इलाके में छुपे हुए बैठे थे। सभी लोग काफी परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी इतनी प्लानिंग के बाद भी वो नाकामयाब रहते हैं। ये तीनों अब चाहकर भी अपने देश वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि जैसे ही अपने देश में पैर रखेंगे इनकी पहचान होते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कर्नल रॉलैंड समझ चुके थे कि वो चाहकर भी खुद प्रेसिडेंट को नहीं मार सकते और ना ही उनका कोई देशवासी, क्योंकि अथॉरिटीज के पास हर एक व्यक्ति की जानकारी उपलब्ध थी। इसलिए रॉलैंड के अनुसार वो इस काम के लिए एक फॉरेनर को हायर करना चाहता था। 3 महीने की खोज तलाश के बाद रॉलैंड को एक ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है जिसका हिटमैन्स की दुनिया में सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, यानी नो फेलियर टिल डेट। और अब रॉलैंड जैकाल नाम के इस व्यक्ति को वियना बुला लेता है। जैकाल उसका कोड नेम है। ये नाम वो मिशन के दौरान यूज किया करता था। वियना आकर उसकी मुलाकात OAS के तीनों हेड से होती है। जैकाल अपने काम में काफी माहिर था, सभी काम काफी बारीकी के साथ किया करता था। इसलिए वो सबसे पहले तीनों को बताता है कि मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, मुझे सब पता है। जैकाल इस काम को करने के लिए $5 लाख की मांग रखता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस काम को करेगा वो कभी कोई दूसरा काम नहीं कर पाएगा। OAS के तीनों लोग $5 लाख के लिए मान जाते हैं। साथ ही जैकाल रॉलैंड से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। जैकाल अपने काम की तैयारी के लिए अपने दुश्मन के बारे में जानने के लिए हर एक छोटी छोटी डिटेल के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है। जल्दी ही वो 2 नकली पासपोर्ट बनवाकर पेरिस के लिए रवाना हो जाता है। पेरिस पहुँचते ही जैकाल सबसे पहले प्रेसिडेंट चार्ल्स के बारे में पता करता है। सारी बातें जानने के बाद वो जाकर ऐसी जगह खोजने लगता है जहाँ से प्रेसिडेंट को मारा जा सकता है। किस्मत से उसको ऐसी जगह मिल जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ ही समय में प्रेसिडेंट अपना भाषण देने वाले थे। जगह फाइनल करके जैकाल बेल्जियम के 2 ऐसे लोगों को कॉल करता है जो अपने काम में बेहद माहिर हैं। पहले तो वो जाकर एक हथियार बनाने वाले से मिलता है और उसे अपनी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बताकर 2 हफ्ते में गन को डिलीवर करने को कहता है। दूसरा बंदा उसके लिए सभी तरह के फ्रेंच पेपर वर्क के काम को देखेगा। इस तरीके से जैकाल अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लगा हुआ था। जल्द ही हम डेनी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे यहाँ OAS के लोगों ने मिनिस्टर सेंट क्लेयर को प्यार के जाल
जाल में फंसाने के लिए भेजा हुआ था। उसका काम सारी जरूरी जानकारी निकलवा कर OAS के लोगों तक पहुंचाने का था, ताकि उनको गवर्नमेंट की हर एक हरकत के बारे में पता चलता रहे। देखते ही देखते 2 हफ्तों का समय गुजर जाता है और जैकाल को उसके मुताबिक बनी गन मिल जाती है। ये गन पीसेस के फॉर्म में थी, यानी किसी एक पीस को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि ये एक गन है। गन को असेंबल करके जैकाल उसकी टेस्ट फायरिंग करता है और उसके रिजल्ट से वो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि ये गन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर थी। वहीं पेरिस शहर में दिन दहाड़े चोरियां होने लगी थी। दरअसल ये काम पैरामिलिट्री के लोग जैकाल के द्वारा मांगे गए 5 लाख USD की मांग को पूरा करने के लिए करवा रहे थे, क्योंकि इतना पैसा उनमें से किसी के पास नहीं था। इसलिए OAS के लोग बैंक को लूटने का प्लान बनाकर बड़े बाजार में बैंक की पैसों से भरी वैन को लूट लेते हैं, मगर उनके भागने से पहले पुलिस वहां आ जाती है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगती है। लेकिन कैसे भी करके OAS के बाकी लोग भागने में सफल रहते हैं, लेकिन उनका एक बंदा पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये बात अब फ्रेंच अथॉरिटीज तक भी पहुंच चुकी थी और देश में हो रही चोरियों से सभी काफी ज्यादा नाराज थे। फ्रांस की इंटेलिजेंस टीम चोरी के समय पकड़े गए व्यक्ति को टॉर्चर करके जानकारी उगलवाने की कोशिश करती है। इस टॉर्चर के बाद उस व्यक्ति ने रोलैंड का नाम भी बता दिया था। इस बात से उनका शक और बढ़ गया कि रोलैंड और उसके समूह के लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। फ्रेंच इंटेलिजेंस की टीम रोलैंड और उसके साथियों को ढूंढने में लग जाती है। कुछ ही समय में उनके हाथ एक सफलता भी लग जाती है, जहां उन्हें रोलैंड और उसके लोगों के ठिकाने का पता लग जाता है। मगर वहां जा पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस बिल्डिंग के चारों तरफ रोलैंड के गार्ड पहरेदारी किया करते थे, जिनके पार जा पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि खुद रोलैंड या उसका कोई भी साथी कभी भी उस जगह से बाहर नहीं निकलता था। और अब कुछ दिन की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि वोलेंस्की ही है जो रोलैंड के लिए मैसेज एक्सचेंज करता था। रोलैंड लेटर्स की सहायता से मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पास किया करता था। एक दिन मौका पाकर जब वोलेंस्की मैसेज पास करने जा रहा था, तभी इंटेलिजेंस के कुछ लोग पीछे से आकर उसके सर पर हमला करके उसे सीधे फ्रांस ले आते हैं। फ्रांस में वोलेंस्की को काफी टॉर्चर किया जाता है ताकि वो रोलैंड और उसके साथियों के बारे में कुछ बता दे, मगर बहुत देर बात करने के बाद भी वो कुछ नहीं बताता। इसलिए उसके टॉर्चर को थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है। तब जाकर वोलेंस्की उन्हें बताता है कि एक व्यक्ति है जिसे रोलैंड ने प्रेसिडेंट को मारने के लिए हायर किया है, मगर ये तो पैरामिलिट्री वालों के लिए किस्मत की बात थी कि उसको कुछ ज्यादा पता नहीं था। वहीं इंटेलिजेंस की टीम समझ चुकी थी कि प्रेसिडेंट को मारने के लिए बाहर से हिटमैन बुलाया गया है। उसका नाम पूछने पर वोलेंस्की उन्हें बताता है कि उसका कोई नाम नहीं है, मगर सब उसे जैकाल कहकर बुलाते हैं। सारा डिपार्टमेंट जैकाल को ढूंढने में लग जाता है। इधर इंटीरियर मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने आते हैं, मगर प्रेसिडेंट चार्ल्स की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किसी को भी यानी मिनिस्टर्स को भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता और कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट ज्यादा से ज्यादा अपने निवास पर ही रहें। मगर जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वो इस बात से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं कोई कायर नहीं हूँ कि किसी की धमकी से चुप होकर बैठ जाऊं। ऐसा कहकर प्रेसिडेंट अपनी रैलीज को जारी रखते हैं। तभी एक बार फिर इंटीरियर मिनिस्टर मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें सभी मिनिस्टर्स, सभी पुलिस वाले शामिल होते हैं। साथ ही इस मीटिंग में कमिश्नर भी होते हैं। मिनिस्टर सबसे बोलते हैं कि हमें ये जैकाल नाम के व्यक्ति को हर हालत में पकड़ना ही होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है हमारे लिए। मिनिस्टर कमिश्नर से केस की लीड के बारे में पूछता है, लेकिन कोई जैकाल को पहचानता ही नहीं था, इसलिए उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो रहा है। कमिश्नर मिनिस्टर को आइडिया देते हुए कहते हैं कि एक आदमी है जो ये काम कर सकता है और जैकाल की आइडेंटिटी का पता लगा सकता है। इसलिए इस काम के लिए लेबल नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस में एक्सपर्ट है। मिनिस्टर लेबल को उसका केस सौंपते हुए कहते हैं कि तुम्हें हर हालत में जैकाल का पता लगाना है और इसके लिए तुम चाहे जो कर सकते हो, तुम्हें हर चीज की परमिशन है, कोई भी तुम्हारे काम में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेगा। लेबल अपने काम में लग जाता है और अपनी टीम में अपने कुछ पुराने साथियों को भर्ती करता है, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करता था। वहीं दूसरी तरफ हम डेनी को देखते हैं, जो अब मिनिस्टर के साथ ही रहा करती थी। जब मिनिस्टर शाम को अपनी जॉब खत्म करके घर वापस आता है तो डेनी उसे सिड्यूस करना चालू कर देती है और धीरे धीरे उससे सारी जानकारी निकलवाने में कामयाब हो जाती है। जानकारियों का पता चलते ही डेनी कॉल करके सारी जानकारी OAS के विलियम नाम के एक व्यक्ति तक पहुंचा देती है, जिससे कि आगे के काम में कोई प्रॉब्लम न हो। इधर थॉमस नाम का पुलिस ऑफिसर भी जैकाल के पीछे पड़ा हुआ था। थॉमस जाकर मिनिस्टर से मीटिंग करता है और जैकाल के बारे में जानकारियां इकट्ठी करना शुरू कर देता है। इससे हम समझ सकते हैं कि पूरे देश में जैकाल की वजह से कैसा हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस वाले एक स्पेकुलेशन बनाते हैं कि जैकाल एक ब्रिटिश नाम लगता है और काफी लोगों को ऐसा शक भी था कि ये व्यक्ति कोई ब्रिटिशर हो सकता है। इसलिए ये लोग ब्रिटिश पुलिस को कॉल करके जैकाल नाम के व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, मगर यहाँ उनके हाथ निराशा के अलावा और कुछ नहीं लगता। तब पूरा डिपार्टमेंट जैकाल नाम
नाम को डिकोड करने की कोशिश करता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि जैकाल भी एक फ्रेंच व्यक्ति है। इसलिए लेबल इस बीच जितने भी लोग शहर में आए हैं उन सभी का पासपोर्ट चेक करने लगता है। तभी इन्हें पॉल नाम के व्यक्ति का पता चलता है, लेकिन जैकाल इस समय जिस व्यक्ति की आइडेंटिटी यूज कर रहा था उस व्यक्ति की मौत 2 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। इसलिए पूरा डिपार्टमेंट पॉल नाम के आदमी को ढूंढने लग जाता है। जैकाल, जो कि अभी भी अपनी प्लानिंग में लगा हुआ था, वो बेल्जियम के उस आदमी से मिलता है जो उसका पेपर वर्क करने वाला था, मगर अब इस व्यक्ति के मन में लालच आ चुका था, इसलिए मजबूरन जैकाल को उस व्यक्ति को मारना पड़ता है। जैकाल का राज खुल चुका था, ये बात रोलैंड को पता चल चुकी थी, इसलिए वो कॉल करके जैकाल को समझाता है और मिशन अबॉर्ट करने के लिए कहता है, मगर जैकाल ये कहते हुए इनकार कर देता है कि अगर मैंने एक बार मिशन ले लिया तो उसे मैं पूरा करके ही रहता हूँ। जैकाल जाकर एक होटल में रुकता है, जहाँ वो बेरोनीज नाम की एक लड़की को सीड्यूस करना चालू कर देता है। पॉल के नाम से चेक इन करने की वजह से तुरंत उसकी खबर पुलिस तक पहुँच जाती है। सुबह होते होते पुलिस होटल पर रेड मारते हुए पूरे होटल को चारों तरफ से घेर कर जैकाल का रूम चेक करती है, मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैकाल ने अपनी सारी रात उस लड़की के साथ बिताई थी जिसे वो सीड्यूस कर रहा था, और सुबह होते ही वो वहाँ से निकल गया था। जल्द ही ये बात पुलिस को भी पता चल जाती है, इसलिए वो भी सीधे जाकर बेरोनीस से पूछताछ चालू कर देते हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें कुछ नहीं बताती। तभी हमें जैकाल को दिखाया जाता है जो गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, मगर दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे पता था कि जल्द ही यहाँ पुलिस आने वाली है, इसलिए वो वापस उसी लड़की के पास पहुँच जाता है जहाँ दोनों साथ में समय बिताते हुए बातें करते हैं। बेरोनीस जैकाल को बताती है कि उसके जाने के बाद पुलिस यहाँ आई थी और उसके बारे में पूछताछ कर रही थी, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, और अब यहाँ बेरोनीस ही एक ऐसी इंसान थी जिसने उसे देख लिया था, इसलिए मजबूरन जैकाल को इसे मारना पड़ता है। सुबह होते ही अपना हुलिया बदलकर ठीक उस बंदे जैसा रख लेता है जिसका उसने एयरपोर्ट से पासपोर्ट चुराया था। जैकाल ट्रेन पकड़कर पेरिस के लिए निकल जाता है जहाँ वो प्रेसिडेंट को मारेगा। इधर होटल में जब बेरोनीस के नौकर उसे देखने आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बेरोनीस मर चुकी है। जल्द ही वो लेबल को भी ये बात बता देते हैं कि बेरोनीस मारी गई है। लेबल भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि पूरे जगह की तलाशी लो। तलाशी के दौरान लेबल को डेनिस नाम के बारे में पता चलता है, जिससे वो समझ जाता है कि जैकाल अभी इस नाम का इस्तेमाल कर रहा है। लेबल तुरंत पेरिस में सबको चौकन्ना होने के लिए कहता है, साथ ही ऑर्डर देता है कि हर होटल, लाउंज, फार्म हाउस सब पर नजर रखो। कोई सस्पिशियस व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत पकड़ लो। चारों तरफ ये खबर फैला देता है कि कहीं भी डेनिस नाम से बुकिंग या एंट्री आए तो उसे पकड़ लेना। लेकिन जैकाल बहुत चालाक है, वो सीधे एक टर्किश बाथ हाउस में जाकर एक आदमी से दोस्ती कर लेता है ताकि वो उसके यहाँ पनाह ले सके। दूसरी तरफ लेबल मिनिस्टर के साथ उस मीटिंग में बैठे सभी लोगों के कॉल टेप कर रहा होता है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि सेंट क्लेयर नाम के मिनिस्टर के घर में कोई लड़की रहती है जिसका नाम डैनी है। वो OAS वालों तक सारी जानकारी पहुँचा रही है, जिस वजह से वो पहले ही जैकाल को आगाह कर देती है। यही वजह है कि हम जैकाल को नहीं पकड़ पा रहे हैं। और जब ये सारी बात सेंट क्लेयर को पता चलती है तो वो बहुत सारी गोलियां खाकर अपनी जान दे देता है। लेवेल अपने सभी लोगों को बताता है कि प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई की है, इसलिए वो लिबरेशन डे पर भाषण देने जरूर आएंगे। वही एक सबसे अच्छा मौका है जैकाल के पास प्रेसिडेंट को मारने का। इसलिए लेबेल पुलिस से बात करके सभी जगह की सिक्योरिटी को बढ़वा देता है, जिससे कोई प्रेसिडेंट के आसपास भी ना आ सके। दूसरी तरफ जैकाल उस आदमी को भी मार डालता है जिसके यहाँ वो अभी रुका हुआ था, ताकि वो कोई सबूत पीछे न छोड़े। फाइनली लिबरेशन डे आ ही जाता है। लेबेल को जैकाल का कोई नामो निशान नहीं मिलता, इसलिए वो सबको ऑर्डर देता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की आईडी को चेक करो, कोई भी बिना आईडी चेक करवाए अंदर ना आए। तभी हम जैकाल को एक हैंडीकैप्ड वेटरन के हुलिये में देखते हैं, जो एक नए नाम से गार्ड के पास आता है। वो गार्ड को बताता है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये कहकर वो सीधे अंदर चला जाता है। इधर लेबेल चारों तरफ नजर रखे हुए था, मगर उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखती। मगर उसे पता था कि आज कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो एक एक करके सभी गार्ड से बात करता है। तभी उनमें से एक गार्ड उसे बताता है कि अभी अभी एक लंगड़ा बुजुर्ग आदमी उस बिल्डिंग में गया है जिसकी खिड़की खुली हुई है। ये सुनकर तो लेबेल एकदम चौंक जाता है। वो समझ चुका था कि यही जैकाल है और वो जल्दी ही प्रेसिडेंट पर गोली चलाएगा। लेबेल जल्दी से उस पुलिस वाले के साथ रूम की तरफ भागता है जहाँ जैकाल प्रेसिडेंट पर निशाना लगाने के लिए तैयार बैठा था। वो फायर करता है, मगर उसी समय प्रेसिडेंट फ्रीडम फाइटर को अवार्ड देने के लिए नीचे झुक जाते हैं, जिस वजह से पहला निशाना चूक जाता है और गोली उनके सर के ऊपर से चली जाती है। जैकाल दूसरे शॉट के लिए अपनी गन को रीलोड करके तैयार होता ही है कि तभी लेबेल और एक पुलिस वाला वहाँ आ जाते हैं। वहीं जैकाल पुलिस वालों को शूट करके मार देता है। मौका पाकर लेबेल पुलिसमैन की ऑटोमेटिक गन लेकर जैकाल को मार गिराता है। लंदन पुलिस जल्दी ही केस बंद कर देती है, क्योंकि जैकाल एक इंग्लिशमैन नहीं बल्कि फ्रेंच था। जैकाल को पेरिस में एक अनजान जगह पर
पर अनजान कब्र में हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की मूवी समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपके सजेशंस हमें कमेंट में जरूर शेयर कीजिए।